अब हम समझते हैं आर्टिकल 23। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 ये कहता है फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिटेड, यानी कि किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती कोई कार्य नहीं कराया जा सकता और मनुष्यों का खरीदना बेचना ये निषेध होगा। अब मनुष्यों का खरीदना बेचना तो हर स्थिति में निषेध है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो पब्लिक पर्पज के लिए फोर्स लेबर करवा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड, यानी कि बाल श्रम निषेध। 14 साल से कम के बच्चे से किसी भी प्रकार का कोई कार्य कराया नहीं जा सकता। इसके अलावा 14 साल से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनसे कार्य तो कराया जा सकता है, लेकिन किसी खतरनाक उद्योग में उसको लगाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म की पूजा करने और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति होगी। यानी कि प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता रखता है, वो जिस रिलीजन को चाहे उसे फॉलो कर सकता है, जिस रिलीजन की चाहे उसकी पूजा या अर्चना कर सकता है और जिस रिलीजन का चाहे उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें देता है राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार। यानी कि प्रत्येक धर्म का व्यक्ति इस बात के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है कि वह अपने धर्म से संबंधित धार्मिक मामलों का प्रबंधन स्वयं कर सके। नेक्स्ट आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 कहता है कि राज्य अपने नागरिकों पर कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा जिससे प्राप्त आय से किसी धर्म विशेष को बढ़ावा दिया जाता हो। यानी कि स्टेट ऐसा कोई टैक्स नहीं लगा सकता अपने सिटीजन्स के ऊपर जिससे जो इनकम आ रही हो उस इनकम को किसी पार्टिकुलर रिलीजन के डेवलपमेंट के लिए खर्च कर दे। तो यह है आर्टिकल 27। नेक्स्ट आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 ये कहता है कि राज्य के द्वारा वित्त पोषित यानी फंडेड और राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त जितने भी शिक्षण संस्थान होंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये इंस्टीट्यूट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस यानी कि धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। तो ये है आर्टिकल 28। अब देखते हैं आगे। अब हम समझते हैं आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन residing any part of India having its own culture, language and script right to conserve it, यानी कि नागरिकों का कोई समुदाय जो पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर कहीं भी निवास करता हो और अगर इस समुदाय की अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा या लिपि है तो इस समुदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। ये था आर्टिकल 29। नेक्स्ट आर्टिकल 30। आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 देश के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यकों को ये अधिकार देता है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज या जो अल्पसंख्यक हैं उनको केवल दो आधार पर आपके डिफाइन किया गया है, पहला लिंग्विस्टिक और दूसरा रिलीजियस। भारत में आपके अल्पसंख्यक या तो वह व्यक्ति या वह समुदाय होगा जिस समुदाय में आपके भाषा को बोलने वाले कम लोग हों या किसी धर्म को मानने वाले कम लोग हों, तो उसे हम रखते हैं अल्पसंख्यक की श्रेणी में। इसके बाद आर्टिकल 31 में पहले होता था आपके कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का अगर अधिग्रहण किया जाएगा तो कानून के द्वारा किया जाएगा, और इस प्रोविजन को आपके 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा डिलीट कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A में एक लीगल राइट घोषित कर दिया गया। तो आर्टिकल 31 ये अब डिलीट हो चुका है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। संवैधानिक संरक्षण का अधिकार है क्या, सबसे पहले तो हम ये समझें। जब संविधान में फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था की गई तो संविधान बनाने वालों ने यह सोचा कि फंडामेंटल राइट्स तो हमने सिटीजन्स को दे दिए हैं,
अगर इन फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो सिटीजन के इन फंडामेंटल राइट की रक्षा कैसे की जाएगी? तो इस प्रोविजन को करने के लिए आपके जो संविधान को बनाने वाले जो विचारक थे, वो विचारक लेके आते हैं आर्टिकल 32, यानी कि संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। संवैधानिक संरक्षण का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग वह व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग वह व्यक्ति सीधा हाई कोर्ट जा सकता है। और यहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों उस व्यक्ति के मूल अधिकारों को वापस दिलाने के लिए बाध्य होंगे, यानी कि कोर्ट को भी यहां बाध्य किया गया है कि वह व्यक्ति के मूल अधिकारों को वापस दिलाए। तो चूंकि यह आर्टिकल 32 किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, इस वजह से अंबेडकर ने इसकी प्रकृति को देखते हुए इस अधिकार को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की आत्मा नाम दिया। तो यह है आर्टिकल 32 और इस अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट इशू की जाती हैं जिससे किसी व्यक्ति के अधिकार उसे वापस मिल सके। तो अब हम समझते हैं ये 5 प्रकार की रिट हैं कौन सी, किन परिस्थितियों में ये रिट इशू होती हैं और क्या होता है इनका प्रभाव। तो देखते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग कितने प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए इशू करती है। तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग 5 प्रकार की रिट आपके कोर्ट इशू कर सकती है। कौन कौन सी 5 प्रकार की रिट? पहला, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा, मैंडामस, परमादेश। तीसरा, को वारंटो, अधिकार प्रक्षा। चौथा, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। पांचवा, सैरिटरी, उत्प्रेषण। तो अब हम ये समझते हैं कि इन 5 प्रकार की रिट की क्या विशेषता हैं और कौन सी किस स्थिति में इशू की जाती है। तो सबसे पहले हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका जो मीन या अर्थ होता है वो होता है टू हैव द बॉडी, यानी कि सशरीर प्राप्त करना। अब ये रिट इशू किसे होती है? हैबियस कॉर्पस रिट किसी सरकारी अधिकारी को भी इशू हो सकती है और किसी प्राइवेट व्यक्ति को भी इशू हो सकती है। अब ये रिट कब इशू की जाती है? तो हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट ये इशू उस समय की जाती है जब किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा गैर कानूनी ढंग से बंदी बना लिया गया हो। तो जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसे छुड़वाने के लिए कोर्ट रिट इशू करती है हैबियस कॉर्पस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कि पुलिस ने किसी को बंदी बनाकर 48 घंटे या 72 घंटे चौकी पर उसे रख लिया, जबकि नियम क्या कहता है कि पुलिस किसी भी बंदी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा चौकी के अंदर नहीं रख सकती, क्योंकि 24 घंटे के अंदर बंदी बनाए गए व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। और अगर पुलिस ऐसा कर रही है तो ये इलीगल डिटेंशन है। तो बंदी व्यक्ति के परिवार वाले अगर कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट संबंधित थानाधिकारी को रिट इशू करेगा हैबियस कॉर्पस कि आपने जिस व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाया है उसे कोर्ट के समक्ष आप प्रस्तुत कीजिए। तो यह है रिट आपका हैबियस कॉर्पस। सेकेंड रिट देखते हैं, मैंडामस। मैंडामस यानी कि परमादेश। मैंडामस का जो अर्थ होता है वो होता है बी कमांड, यानी कि हम आदेश देते हैं। आदेश कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। आदेश देता किसे है? ये रिट केवल सरकारी अधिकारियों के लिए इशू होती है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए इस रिट को इशू नहीं किया जा सकता। तो किस परिस्थिति में ये रिट इशू होती है? तो मैंडामस जो आपकी रिट है, मैंडामस रिट आपकी तब इशू की जाती है जब कोई सरकारी अधिकारी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म ना कर रहा हो। तो कोर्ट के द्वारा उस सरकारी अधिकारी को ये रिट इशू की जाती है कि आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कीजिए। जैसे कि मान लिया आप पुलिस में कोई एफआईआर कराने गए और पुलिस वाले उसे लिखने से मना कर रहे हैं, तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं और वहां आपके कोर्ट के द्वारा ये रिट इशू की जाएगी संबंधित थानाधिकारी को, आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कीजिए, यानी कि आप एफआईआर लिखिए। तो इस स्थिति में होती है आपकी रिट इशू मैंडामस। अब इसके आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं को वारंटो। तो को वारंटो यानी कि अधिकार प्रक्षा। को वारंटो का जो अर्थ होता है वो होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, यानी कि आपकी शक्ति क्या है। और ये जो को वारंटो रिट इशू की जाती है ये किसी पब्लिक ऑफिसर को भी की जा सकती है और प्राइवेट बॉडी को भी की जा सकती है।
और किस स्थिति में इशू की जाती है? पब्लिक पोस्ट से अगर कोई ऑर्डर आपके पास हुआ है तो उस ऑर्डर की लेजिटिमेसी को चेक करना कि इस ऑर्डर को पास करने की अथॉरिटी इस व्यक्ति के पास है या नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लिया कि कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है और पुलिस वाला आपके पास आता है और ये कहता है कि आप ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, इसके बदले में उसे आप कुछ पैसे दीजिए। तो यहाँ ये चेक करना क्या पुलिस वाला वहाँ उस कंस्ट्रक्शन के लिए जो पैसे मांग रहा है क्या पुलिस वाले के पास ये अधिकार है, क्योंकि ये पुलिस वाले के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। तो ऐसा ऑर्डर पुलिस वाला पास कर कैसे सकता है? तो ये रिट होती है को वारंटो। इसके अलावा ये जो प्रोहिबिशन और सैनिटरी, ये जो दोनों रिटें हैं, ये दोनों रिट आपकी हायर जुडिशरी के द्वारा इशू की जाती हैं लोअर जुडिशरी को। कब? जब लोअर जुडिशरी अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करे। बस दोनों में अंतर इतना होता है कि जब लोअर जुडिशरी अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करती है तो लोअर जुडिशरी अपना डिसीजन दे, उससे पहले अगर हायर जुडिशरी इस केस को अपने पास मंगा ले तो ये रिट होती है प्रोहिबिशन। सेकंड, लोअर जुडिशरी ने किसी केस में अपना डिसीजन दे दिया है और उस डिसीजन को उलटने के लिए जब हायर जुडिशरी इस केस को अपने पास मंगाए तो ये रिट होती है आपकी सैनिटरी। अंतर केवल इतना है, लोअर जुडिशरी जब क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करेगी तो बिफोर द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट हायर कोर्ट इस केस को अपने पास मंगा ले तो प्रोहिबिशन, और आफ्टर द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट, यानी लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है और उसके बाद ये केस ऊपर मंगाया जाए तो ये रिट होगी सैनिटरी। तो ये देखा आपने पांचों प्रकार की रिट। तो अब हम समझते हैं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकारों का निलंबन किन परिस्थितियों में हो सकता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके मूल अधिकारों के निलंबन के संदर्भ में ये कहा गया है कि जब देश के अंदर आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी एनफोर्स हो रखी हो तो राष्ट्रपति एक घोषणा के द्वारा एक या सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। लेकिन इमरजेंसी के दौरान भी आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट्स, क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है? तो इस संदर्भ में आपके सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, केशवानंद भारती केस 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मूल अधिकार के वे पार्ट जो मूल ढांचे से संबंधित हैं, बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, उन पार्ट में आपके संशोधन नहीं हो सकता। तो यह है मूल अधिकारों से संबंधित समस्त बातें।